नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉपर्टी टेक्नो। प्रॉपर्टी से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत शानदार है और मैं चाहता हूं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। आज का जो टॉपिक का जो जानकारी है मैं आपको एक जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और इसके लिए आपको जो है पूरा अध्ययन करना पड़ेगा और पूरा डिटेल में अगर जानना है आपको तो इसके लिए डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा एक सारांश बता रहा हूँ एक जानकारी पर्पज से, ताकि आपको पता रहे ये क्या चीज है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है शत्रु संपत्ति। दोस्तों, शत्रु संपत्ति क्या है? शत्रु संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 1968 में जो है लोकसभा में यह कानून बना था। इसका मतलब क्या है? शत्रु संपत्ति किसे कहेंगे? दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जिन लोगों को जहां रहना था अपनी मर्जी के हिसाब से वो वहां जाकर रह सकते थे। भारत के बहुत सारे लोग जो जिनको पाकिस्तान में रहना था वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से जिनको भारत में आना था वो भारत आ गए। दोस्तों, ये जब भारत छोड़कर पाकिस्तान गए तो यहाँ पे जो उनकी संपत्ति थी, जमीन जायदाद, कोठी, खेत खलिहान, सारा ये यहाँ छोड़ गए और वहां के जो लोग भारत आए वो वहां छोड़ के आ गए। यही संपत्ति जो है शत्रु संपत्ति है। भारत में जो लोग छोड़कर गए वो शत्रु संपत्ति भारत के लिए कहलाया और पाकिस्तान जो लोग छोड़कर भारत आए उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में शत्रु संपत्ति कहलाया। दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि इतनी सारी संपत्तियां यहाँ पे जो छोड़कर गए, अचल हो या चल संपत्ति, ये सारा चीज जो है द कस्टोडियन एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, जो कस्टोडियन के पास जो है केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 1939 में एक अलग से एक अधिनियम बनाया गया, जिसके हिसाब से इस प्रॉपर्टी की देखरेख की जाती है। हम सभी जानते हैं 1965 में और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ। तो उस समय भी जो है बहुत सारे जो लोग चीन चले गए, जो चीनी लोग थे वो चीन में जाकर अपना बस गए, यहाँ भारत की इसको छोड़कर जो है। इसी प्रकार 1971 में 1971 और 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उस समय बहुत सारे लोग जो है भारत छोड़कर चले गए और वहां की पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, या 1962 में जो चीन चले गए वो चीन की नागरिकता ले ली। जिन लोगों ने यहाँ पे जो है अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर गए उनकी सारी संपत्ति को जो है शत्रु संपत्ति अधिनियम एक्ट के तहत यहाँ भारत सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया गया और अपने कस्टडी में लेकर उसको यहाँ देश की संपत्ति के रूप में केंद्रीय सरकार ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। ये सभी चल और अचल संपत्तियां थी दोस्तों, जिसकी लगभग 9,280 अचल संपत्तियां जो है पाकिस्तान जो लोग छोड़कर गए उनकी है और 126 लगभग जो है चीन जो लोग चले गए चीनी लोगों का जो है यहाँ भारत में है, जिनको भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ भारत देश में जितने भी राज्य है यहाँ पे शत्रु संपत्ति सब जगह आपको मिलेगा, क्योंकि एक साथ जो है अलग अलग राज्यों से सब छोड़कर गए थे जो है, तो सभी जगह है। मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, इसके अधिनियम को भी मैं आपको डाल दूंगा। 1968 में जो शत्रु संपत्ति अधिनियम था उसमें जो है संशोधन करके एक विधेयक लाया गया 2016 में और 2017 में शत्रु संपत्ति संशोधन अधिनियम को संशोधन करके इसे 2017 में नया बिल लाया गया। होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बताया, लगभग 9,280 जो है अचल संपत्ति है जो लगभग 12,000 एकड़ में फैली हुई है और जिसकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, बहुत अच्छी पहल है। इतनी जो बेकार की जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जो शत्रु संपत्ति ना ही जिसका उपयोग हो रहा है, उसको बेचकर मोदी सरकार राजस्व इकट्ठा करने वाली है, जो एक बहुत सराहनीय पहल है, बहुत अच्छी पहल है और हम इसका स्वागत करते हैं। और आपको भी ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये अनेकों करोड़ों लाखों रुपए का जो राजस्व भारत में आएगा
इससे देश के विकास में ही हमें देश के विकास में हमें मिलेगा। इसी प्रकार ये अब कोई भी जो यहाँ के लोग चले गए वो यह दावा आपत्ति उनके परिवार वाले या उनके जो वंशज है या अभी वर्तमान में उनके जो रिश्तेदार है वो दावा नहीं कर सकते कि हम इस समय उसके पहले युद्ध के पहले हम लोग जो है हमारा संपत्ति था अब हम लेने के लिए आ गए। किसी भी व्यक्ति ने अगर पाकिस्तान का नागरिकता ले लिया उसकी सारी संपत्ति जो इस अधिनियम में है वो सारी केंद्र सरकार की संपत्ति कहलाएगी। द कस्टोडियन एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के तहत पूरा प्रॉपर्टी जो है रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत पूरा संपत्ति जो है भारत सरकार की संपत्ति माना जाएगा। जो राज्यसभा में जो इस बिल के बारे में उस समय के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो है चर्चा किया था, उसका छोटा सा एक क्लिप दिखा रहा हूं जो आपको देखकर शायद इसमें कुछ जानकारी मिल जाए। आइए इस क्लिप को थोड़ा सा समर्थन देते हैं। और मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बिल को कभी भी जाति, धर्म अथवा मजहब के दायरे में बांटकर नहीं देखना चाहिए। यह बिल केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तब वह भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, बल्कि चाइना के साथ जब भी भारत का युद्ध हुआ था उस समय भी जो चाइनीज नेशनल्स भारत को छोड़कर चाइना चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी का भी मामला इस बिल में शामिल है और इस बिल में उसका हम लोगों ने पूरी तरह से कॉग्निजेंस लिया है। वैसे सम्मानित सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत ज़्यादा मैं विस्तार में उसके नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात जो बार बार माननीय सदस्यों के द्वारा उठाई गई है अध्यक्ष महोदया, क्या जरूरत पड़ी है 5 बार इस एनिमी प्रॉपर्टी से संबंधित यह बिल लाने की, इस पर ऑर्डिनेंस जारी करने की एनिमी प्रॉपर्टी से संबंधित। और उन्होंने कहा कि अब तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदया, ये इसके पहले भी चाहे द डिपॉजिटरीज ऑर्डिनेंस रहा हो अथवा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस रहा हो अथवा द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस रहा हो, चाहे द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑर्डिनेंस रहा हो, यह सब सारे ऑर्डिनेंसेस 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 4 बार जारी हुए हैं। और इस ऑर्डिनेंस के बारे में मैं कहना चाहूंगा 5वीं बार इस ऑर्डिनेंस को इसलिए हमको लागू करना पड़ा कि उस समय लास्ट सेशन था जब यह बिल लिस्ट हुआ था और उस समय किन्हीं कारणों से इस बिल को सदन ने टेकअप नहीं किया, नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से। इस कारण 5वीं बार यह ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा, नहीं तो हमारी सरकार भी बार बार ऑर्डिनेंस लाने के पक्ष में कभी नहीं रहती है। किंतु इतनी ज्यादा वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी होने के कारण और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही 5वीं बार हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस प्रकार का ऑर्डिनेंस जारी करने पर अपनी एसेंट देनी पड़ी है। जहां तक यक्स ग्रेशिया क्लेम्स की बात की गई है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यक्स ग्रेशिया क्लेम्स का जहां तक सवाल है, वो लोग करते थे जो 1965 के युद्ध के कारण भारत पलायन करके आए थे, यानी पाकिस्तान से भारत में आए हों अथवा चाइना से भारत में आए हों, वो लोग बराबर यक्स ग्रेशिया क्लेम्स वो करते थे और अपनी सारी संपत्तियां छोड़कर आने पर जो बाध्य हो गए थे वे ही लोग करते थे, अन्य कोई दूसरा यक्स ग्रेशिया क्लेम नहीं कर सकता था। और इस प्रकार की लगभग 57,000 क्लेम्स कस्टोडियन ऑफिस में आए थे और इन लोगों के अस्तित्व के लिए इन क्लेम्स पर वेरिफिकेशन किया जाता था डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और वेरीफाइड वैल्यू का 25% उन्हें पे भी किया जाता था और 25% ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। जिस राजा महमूदाबाद की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो राजा महमूदाबाद ने किस प्रकार से इस क्लेम को किया, अब यह हमारी समझ के बाहर है अध्यक्ष महोदया, क्योंकि इनका इस पर कोई क्लेम बनता ही नहीं है, फिर भी उन्होंने इस पर क्लेम किया और इन क्लेम्स का भारत में स्थित एनिमी प्रॉपर्टी के साथ कोई संबंध बनता नहीं है, इसलिए उनके क्लेम करने का भी कोई औचित्य नहीं था। मोहम्मद सलीम साहब ने एक बात कही है कि पार्टीशन के टाइम पर छोड़ी गई संपत्तियां
इवैक्यू प्रॉपर्टी कहलाती हैं। आपने कहा कि उसको आपने एनिमी प्रॉपर्टी कैसे मान लिया? एनिमी प्रॉपर्टी नहीं माना है, उनको जिसने छोड़ा है इवैक्यू प्रॉपर्टी माना है, उसे एनिमी प्रॉपर्टी नहीं माना है। और यह जो इवैक्यू एक्ट है उससे यह गवर्न होता है, और यह पूरी तरह से दूसरा विषय है, इसलिए इसके संबंध में भी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अधीर रंजन जी चौधरी ने एक सवाल खड़ा किया कि सभी एनिमी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है। इस संबंध में भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी इस प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं उनको पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो बची भी होंगी बाद में आइडेंटिफाई कर ली जाएंगी, और जब कभी भी सूचना प्राप्त होती है एनिमी प्रॉपर्टी के रूप में, उसे स्वीकार करने अथवा नकारने के संबंध में प्रक्रिया अनुसार जांच भी प्रारंभ की जाती है। अधीर रंजन चौधरी जी ने एक और शंका व्यक्त की थी कि जो एनिमी प्रॉपर्टी हैं वो कस्टोडियन ने कुछ संपत्तियों को अंतिम रूप से निपटान कर दिया है कि नहीं किया है। लेकिन मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि कस्टोडियन द्वारा किसी भी एनिमी प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है। ये कुछ क्लैरिफिकेशन यहां देना आवश्यक था, इसलिए मैंने उसका क्लैरिफिकेशन अध्यक्ष महोदय यहां पर दिया है। यह बिल जब लोकसभा में पास हुआ और जब यह बिल राज्यसभा के विचाराधीन गया था, तो वहां पर सेलेक्ट कमेटी में कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपने डिसेंट दिए थे। मैं यहां पर उन डिसेंट की भी यहां पर चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। पहली बात, नेचुरल जस्टिस की बात कही गई थी कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, और साथ ही साथ कहा गया था कि यह ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और राज्यसभा के उन सभी सम्मानित सदस्यों ने एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2016 पर अपनी डिसेंट देते हुए कहा कि यह बिल चूंकि नेचुरल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल के पूरी तरह से खिलाफ है, और इसलिए इस बिल को किसी भी सूरत में पारित नहीं किया जाना चाहिए। अब यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कैसे है। जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन्स की जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान द्वारा हड़प की गई, वह तो भारत के सिटीजन्स को या उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं वापस नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूं कदाचित यह नेचुरल जस्टिस तो यही होगा कि पाकिस्तानी नागरिकों की जो संपत्तियां हैं उनको या उनके उत्तराधिकारियों को वापस नहीं दी। यह कैसे कहा जा रहा है? उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर दिया, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि उनको जो है वापस किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह नेचुरल जस्टिस के सर्वथा खिलाफ होगा अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कही गई है कि इसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। यह भी हमारी समझ के परे है। कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है? यह सारी प्रॉपर्टीज एनिमी और एनिमी के हेयर्स माने एनिमी के जो उत्तराधिकारी हैं उनकी थी। अब भारत सरकार की वह कस्टडी में है, कोई अन्य तो इसका मालिक नहीं हो सकता है। अगर कोई किराएदार अवैध रूप से किराएदार है तो मिल्कियत भारत सरकार की हो या किसी अन्य की, उसे किराएदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस किराएदार पर भी जो भी नियम लागू होगा, टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी रूल्स, यह सब सारे प्रोविजंस उसके ऊपर लागू होंगे। अतः किसी भी भारत के नागरिक का कोई हक इसमें नहीं छीना जा रहा है। यह पूरी तरह से इस संबंध में क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी को इस संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। बस शर्त यह है कि वह दुश्मन या दुश्मन का उत्तराधिकारी न हो, यानी एनिमी न हो और एनिमी का हेयर न हो, उत्तराधिकारी न हो। दूसरा डिसेंट जो था अध्यक्ष महोदय, यहां पर राइट टू इक्वलिटी, यह वक्त राइट टू इक्वलिटी को यहां नहीं मान रही है सरकार। उस संबंध में कहना चाहूंगा कि डिसेंट नोट में इन वर्तमान संशोधनों को आर्टिकल 14 के विरुद्ध बताया गया है, और कहा गया है आर्टिकल 14 के अंतर्गत रीजनेबल क्लासिफिकेशन जायज है। इस बिल के प्रोविजंस सारे एनिमी प्रॉपर्टीज पर समान रूप से लागू होते हैं तथा एक एनिमी प्रॉपर्टी से दूसरी एनिमी प्रॉपर्टी के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात नहीं होता है। एनिमी प्रॉपर्टी की एक अलग श्रेणी की भी एक संपत्ति है, एवं ऐसी संपत्ति पर ही न केवल यह संशोधन बल्कि 1968 का कानून भी इस पर लागू होता है।
इसी प्रकार यह प्रोविजन एनिमी सब्जेक्ट के सारे लीगल हेयर्स और सक्सेसर पर समान रूप से लागू होता है और एनिमी के लीगल हेयर्स की नेशनलिटी पूर्णतः इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, ऐसा मैं मानता हूं। इस बिल में ऐसा भी प्रोविजन है कि यदि कोई प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी न होते हुए भी गलती से यदि वेस्ट हो जाए कस्टोडियन के पास, तो वह उसे वापस कर दी जाएगी। यह प्रोविजन भी इसमें किया गया है। अतः यह विवाद कि बिल के प्रोविजंस भारत संविधान के आर्टिकल 14 के ये खिलाफ हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा कहना कदापि उचित नहीं होगा। बल्कि इसके विपरीत अध्यक्ष महोदया, मैं यह मानता हूं कि यह बिल एक ऐसे मामले को पूरी तरह से रोक देता है या उस पर बिल समाप्त कर देता है जो कई अरसों से पेंडिंग में पड़े हुए थे तथा जिसके संबंध में डिसीजन बहुत पहले, और मैं समझता हूं कि 2010 का जो बिल था, बिल के समय तो कम से कम इसे हो ही जाना चाहिए था। मैं यहां पर डिसेंट नोट तीसरा जो है उसकी चर्चा करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। आर्टिकल 300A को सरकार ने नहीं माना है, यह भी आरोप लगाया गया है। लेकिन इस आर्टिकल के बारे में कहता हूं कि आर्टिकल 300A यह कहता है कि दोस्तों, इस क्लिप को देखकर आप शायद समझ गए होंगे कि जो है कितना बड़ा ये विषय था, ये टॉपिक था, और जो आम पब्लिक शायद इसको उस प्रकार नहीं जानते होंगे जितना जो है जानना चाहिए। और ऐसा भी जो है शत्रु संपत्ति जो है हमारे देश में है। इसके बस मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना था। जो है दोस्तों, इस नए नए वीडियो के साथ आपको और भी प्रॉपर्टी से संबंधित नई नई जानकारी देता रहूंगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।